बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, मुआशी फ्रंट पर दो अच्छी खबरों से प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। एक तो ये कि चाइना की जानिब से पाकिस्तान को 2.3 अरब डॉलर कर्ज फराम करने की जो सहूलत है उस पर मुआहदा तय पा गया है। वज़ीर ख़जाना डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल साहब ने बताया कि जो चाइना के बैंक ऑफ कंसोर्शियम ऑफ बैंक्स हैं उन्होंने इस रकम देने पे आमादगी का इजहार किया है और इस सिलसिले में दोनों ममालिक के दरमियान मुआहदा तय पा गया है। दूसरी खबर ये कि IMF के साथ भी जो बातचीत है इसमें पेशरफ्त हुई है और ये भी बताया गया है कि IMF ने इत्तेफाक कर लिया है जो आइंदा माली साल का बजट पेश किया गया है 2022-2023 के लिए उस पर, और इसके नतीजे में फिर जो एक एक्सटेंडेड फैसिलिटी का जो एग्रीमेंट हुआ था IMF के साथ, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, वो भी बहाल हो जाएगी। ताम इसके साथ कुछ शराइत भी आयद हैं, वो हम उस हवाले से ज़रूर जानेंगे। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट आया है, मैंने जो कहा कि अच्छी खबर है, वो इसलिए कि डॉलर जिसको पर लगे हुए थे अब ज़रा लग रहा है कि वो ज़मीन पे आया है और डॉलर की कदर में 3 रुपये 80 पैसे कमी वाक़या हुई है। हम देख रहे थे कि पिछले दिनों से डॉलर की जो उड़ान है वो ऊंची की तरफ जारी थी, तो एक डाउनवर्ड ट्रेंड आया है और 3 रुपये 80 पैसे कम हुआ है। इस हवाले से ज़रूर बात करेंगे कि ये इसमें कैसे इस्तेकाम मज़ीद लाया जा सकता है रुपए की कदर में। स्टॉक मार्केट में भी कदरे स्टेबिलिटी पैदा हुई है। फिर प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने खुशाइंद भी करार दिया है रोशन डिजिटल अकाउंट में एक दिन में बहुत बहुत बड़ी रकम 57 मिलियन डॉलर्स, यानी कि एक वक्त में एक दिन में इसका इनफ्लो आया है, वो भी रिकॉर्ड है। और उन्होंने कहा है कि ये जो बैनुल मुल्क पाकिस्तानी हमारा जो असासा हैं उनकी जानिब से इतनी बड़ी खतीर रकम का कैश इनफ्लो आना यकीनन वो भी इत्माद का मज़हर है। इस हवाले से ज़रूर बात करेंगे। इकनॉमिक फ्रंट पे चूँकि आजकल इस पर बहुत ज़्यादा बहस हो रही है। फिर आज अहम इजलास हुआ कौमी सलामती कमेटी का वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में, जिसमें अस्करी क़यादत भी शरीक थी, हमारी सियासी क़यादत भी थी, पार्लियामेंटेरियंस भी थे। और इसमें जो ऑलरेडी कलअदम तंजीम TTP के साथ मुज़ाकरात जारी हैं उस पर ब्रीफिंग दी गई, एतमाद में लिया गया। और इस मुलाकात में जो एलामिया इसके बाद आया, इस बड़ी बैठक के बाद, वो ये बताया गया है कि जो फाइनल जब इसके साथ बातचीत मुकम्मल हो जाएगी तो उसकी ओनरशिप पार्लियामेंट से ली जाएगी, यानी मंजूरी जो है हतमी वो पार्लियामान से ली जाएगी। और इस सिलसिले में अनकरीब वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक इन कैमरा सेशन भी जो स्पीकर कौमी असम्बली की सरबराही में होगा और इसमें तमाम जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको भी कॉन्फ्रेंस पे लिया जाएगा। अफगानिस्तान की जानिब से जो ये जो बातचीत हो रही है जो बड़ी क्रूशल है, उसमें फैसिलिटेटर का रोल अदा कर रहे हैं, उसको भी सराहा गया। और साथ में ये भी बताया गया कौमी सलामती कमेटी के इजलास में कि पाकिस्तान में इस वक्त कोई भी मुनज़्ज़म दहशत गर्दी का इंफ्रास्ट्रक्चर या ठिकाना मौजूद नहीं है। उस पर बात करेंगे। फिर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और चेयरमैन PTI इमरान खान साहब ने आज एक सेमिनार से भी खिताब किया। उन्होंने महंगाई के हवाले से बात की, नैब कवानीन के हवाले से बात की और आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से जो उनकी जहन में चीज़ें चल रही थी उस हवाले से भी बात की। उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। और वैसे ये भी बताते चलेंगे जो नैब कवानीन में तरमीम है और जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई थी आज से वो नाफिजुल अमल हो गई हैं आइन के आर्टिकल 75(2) के तहत। मुश्तरका पार्लियामेंट के इजलास में इन्हें पास किया गया था और अब वो कानून कैसा बन गई। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियात मौजूद हैं उनका तारुफ हमसे करा देते हैं। सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं DSNG लिंक पर, उनका बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है, हमारे साथ मौजूद हैं, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन रह चुकी हैं और अच्छी उनकी गिरफ्त है मुल्क की इक्तिसादियात के हवाले से। सेनेटर नुमान वज़ीर खटक साहब, आपका बहुत शुक्रिया, स्काइप पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं अहमद बिलाल महबूब साहब, प्रेसिडेंट पिलडैट हैं, मारूफ तजियाकार हैं और बहुत से मोबाइल से डायलॉग्स आप करवाते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। मैं गुफ्तगू का आगाज़ नुमान वज़ीर साहब से कर लेते हैं। नुमान साहब, आप इब्तिदाइया मैंने दे दिया था, आप आए, ज़रा अच्छी खबर आई है। एक तो चाइना की जानिब से 2.3 बिलियन डॉलर्स का जो लोन है उस पर एग्रीमेंट हो गया है। दूसरा IMF से भी मामला तय पा गए हैं जिसका इम्पैक्ट हमने डॉलर पे देखा है कि डॉलर नीचे की तरफ आया है और मार्केट में भी स्टेबिलिटी आई है। आप इसको किस तरह देखते हैं? जाहिर बात है IMF के साथ जो बात तय हुई है बजट 2022-23 में, उसमें पेट्रोलियम लेवी की भी आ रही है अखबारी इतलात के मुताबिक, और ये भी आ रहा है कि जो सैलरीड क्लास है उन पे जो पैसे कमाते हैं उन पे भी कुछ टैक्स लगाया जाएगा। मैं आपसे जानना चाहूंगा योर कमेंट्स।
चलिए नुमान साहब से भी हम दोबारा रब्ता करते हैं उनसे। मैं यही सवाल अफनान साहब आपसे करूंगा। सर बताइएगा, ये जो अच्छी खबर है इसमें कैसे कंटिन्यूटी लाई जा सकती है? ये तो नहीं होगा कि जैसे कहते हैं अभी जून के महीने में एक बड़ा जबरदस्त क्लाइमेट चेंज आया, खुदा ना खासा दोबारा हब्स की सूरत हाल तो नहीं पैदा हो जाएगी मुल्क की मईशत में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो मुल्क की मईशत है उसको स्टेबलाइज़ करने के लिए हुकूमत जो है वो ऐसे इक़दाम उठा रही है जिसके दूरअस्त नताइज होंगे, और उसके लिए जो है वो हमने जो है मुश्किल फ़ैसले किए हैं। अपनी जो है साख को दाव पे लगा के, मुस्लिम लीग नून की साख को दाव पे लगा के जो है वो फ़ैसले किए गए हैं, और उन फ़ैसलों का जो है वो अच्छा जो है वो असर आना शुरू हो जाएगा आने वाले दिनों में। और अगले कुछ महीनों में जो है आप देखेंगे कि आम आदमी को भी उसका रिलीफ मिलना शुरू होगा। अभी कुछ मुश्किल ज़रूर है, और वो मुश्किल इसलिए क्योंकि जब PTI की हुकूमत ने जो मुआहदे किए थे हुकूमत में रहते हुए, उसके तहत हमें ये महंगाई जो है वो मतलब महंगाई करनी पड़ी। अब लेकिन आगे जाते हुए हम जो है वो आज की एक और अच्छी खबर ये भी है कि जो क्रूड की प्राइस है वो $107 पे आ गई है, 107 पे। अच्छा, तो ये भी एक अच्छी खबर है। तो हम आगे जाते हुए इंशाल्लाह जो है हमारी पूरी कोशिश है कि आवाम को रिलीफ फराम करें, और उसके लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह उसके समरात जो है वो आवाम को मिलने लेकिन शुरू हो जाएंगे। डॉक्टर साहब इस पे ये भी खबर साथ में है कि जो तय पाया है मामला IMF का, तो उसमें टैक्सेस भी, इजाफी टैक्सेस लगाने की भी बात मान ली गई है। 4 खरब 36 अरब रुपए के इजाफी टैक्स, और पेट्रोलियम लेवी है इसको भी बतदरीज बढ़ाया जाएगा और 50 रुपए फी लीटर तक ये पहुंचाई जाएगी। तो इससे तो इन्फ्लेशन में काफी ज्यादा इजाफा नहीं होगा सर? देखें, ये अभी मतलब फौरी तौर पे तो इनका इन चीज़ों का जो है वो इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट नहीं होगी, लेकिन देखें ये बात समझने की है कि IMF की जो डील है वो पिछली हुकूमत ने साइन की थी जी। हमने वो प्रोग्राम साइन नहीं किया। हमने 2016 में IMF का प्रोग्राम कंप्लीट किया और पाकिस्तान को IMF के चंगल से बाहर निकाला था, मगर अनफॉर्चुनेटली मुल्क के अंदर डॉन लीग और पनामा करा के मुल्क को पॉलिटिकली डिस्टेबलाइज किया गया, और उसकी वजह से डिस्टेबिलिटी की वजह से इकोनॉमिक डिस्टेबिलिटी आई, और फिर दोबारा आपको IMF के पास जाना पड़ा। ठीक। तो मुझे अब यकीन है इंशाल्लाह कि आने वाले दिनों में तमाम जो लोग हैं उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा होगा, और जो है वो मुस्तकबिल में हम पॉलिटिकली जो है वो मामलात को डिस्टेबलाइज नहीं करेंगे। अगर पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी नहीं होगी तो इंशाल्लाह आगे हालात ठीक रहेंगे, और ये जो है आहिस्ता आहिस्ता महंगाई का जो जिन है ये भी काबू में आ जाएगा, और जो है वो बाकी मामलात भी सीधे हो जाएंगे, और इंशाल्लाह जो है वो मुल्क तरक्की का पहिया दोबारा से चलना शुरू हो जाएगा। चले, हमें नोमान साहब ने ज्वाइन किया। नोमान साहब, मेरी आवाज आ रही है सर आपको? हाँ जी, आ रही है। हाँ सर, आपसे सवाल सर यही है, जो आज जो पेशरफ सामने आए IMF के साथ जो है वो मामला तय पा गए हैं बजट 2022-23 पे। कुछ उनकी शराइत हैं इजाफी टैक्सेस की, पेट्रोलियम लेवी की, लेकिन इसका इम्पैक्ट अच्छा इस तरह आया है, जो चाइना का लोन भी अप्रूव हो गया $2.3 बिलियन का, कि डॉलर में ₹3.80 कमी वाक़या हुई। आप क्या समझते हैं विद एन इकोनॉमिक बैकग्राउंड कि ये जरा मुस्बत सिमत की तरफ बढ़ रहे हैं हम इक्तिसादी तौर पर? देखिए जी, ये जितने भी IMF के प्रोग्राम्स हुए हैं, ये सारा जितने भी 90% इनकी चीज़ें वो होती हैं जो पाकिस्तान के मुफाद में होती हैं। मसलन कि अगर वो कहता है कि आपके स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, या बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, या रेलवे, या बाकी ऐसे इदारे भी 190 ऐसे इदारे हैं, वो लॉसेज में चल रहे हैं, तो इनके लॉसेज को ख़त्म करें, इनको प्राइवेटाइज करें, ये लॉसेज को ख़त्म करें। दूसरा, वो कहता है अपना करंट अकाउंट डेफिसिट को ठीक करें, आप एक्सपोर्ट बढ़ाएं, इंपोर्ट्स को कम करें। उसका एक ही तरीका है जो हो रहा है, पिछले हमारी हुकूमत से शुरू हुआ है, जो इसाक डार ने रोका हुआ था, वो के रुपये को डिवैल्यू करना। हमारी हुकूमत ने उसको लेके 180 तक, सिर्फ कुछ स्टेबिलिटी आई, आपको एक्सपोर्ट बेहतर हुआ, इंपोर्ट रुकना शुरू हो गया, क्योंकि चीजें महंगी हुई, इंपोर्ट करनी चीजें महंगी हो गई। कहते हैं ट्रेड डेफिसिट जो आप छोड़ के गए वो तो कहते हैं वो तो $48 अरब का था। ट्रेड डेफिसिट था, लेकिन आप अगर फॉरेन रेमिटेंस भी देखें ना, वो कितनी 35 अरब की तो फॉरेन रेमिटेंस होगी ना, जो रिकॉर्ड हो गई, रिकॉर्ड होनी शुरू हो गई। ट्रेड डेफिसिट ये एकदम नहीं होता कि अगर आपने टेक्सटाइल सेक्टर को बूस्ट दिया तो 1 साल 2 साल बाद उसका इम्पैक्ट आता है। जो इतना बड़ी फाइनेंसिंग टेक्सटाइल सेक्टर में की गई, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया गया, उसका इम्पैक्ट लेट आता है। तो ये सारा कुछ देखिए ना। दूसरी चीज आती है कि पाकिस्तान के अंदर हम फजूल के अपने आप को बहुत मालदार समझते हैं, सारी पाकिस्तानी, गरीब को अमीर सारा। आपकी वो हैसियत ही नहीं। आप हैं उस हैसियत के जो 250 रुपए लीटर वाला तेल आप इस्तेमाल करने वाले, 270 का होना चाहिए, बल्कि
वो वाले लोग हैं या सर लोगों की जेब कैसे इजाजत देगी सर? 270 रुपए लीटर खुदा ना खास्ता अगर तेल हो गया, लोगों की जेब ही इजाजत दी थी, अफोर्डेबिलिटी कहां से लाएंगे? क्योंकि जी मैं कहता हूँ 270 नहीं 400 कर दें, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री कर दें। जो आपके BRT वगैरह जो मास ट्रांजिट की चल रही है, ऑरेंज लाइन चल रही है, लाहौर में चल रही है, उस पर लोग ही नहीं जा रहे। ये गाड़ी, हर आदमी अकेला अकेला गाड़ी में फिर रहा है। बाहर के मुल्क में होता है 2 लोग से कम गाड़ी में बैठो चालान हो जाता है। तो इस किस्म के स्टेप्स आपने उठाने कि आपने इकोनॉमी को जो माहौलियात के लिए बेहतर है, लेकिन उस चीज को आपको पेट्रोल उस एंगल से मैं कहता हूँ ज्यादा करें, लेकिन गरीब को टारगेटेड सब्सिडी दे, या वो हमारी हुकूमत जो दे रही थी पहले, ये भी उसकी तरफ देखें, उस तरफ रुझान करें। मैं तो कहता हूँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आप फ्री कर दे। तीसरा ये आप कहते हैं रेवेन्यू जनरेट करना, रेवेन्यू अभी आपने उससे फैसला किया है 7.442 ट्रिलियन का रेवेन्यू जनरेट करेंगे जी। जो हमारा एस्टिमेट थे 7 ट्रिलियन के थे, इस गवर्नमेंट के जो थे मौजूदा हुकूमत की, उसने उससे भी ज्यादा कर दिया रेवेन्यू। हमें तो चाहिए ग्रोथ हो, डिस्काउंट रेट को कम करे। इस हुकूमत ने मार्कअप डिस्काउंट रेट जो बैंक्स पैसे देता है उसको ले गया 15-16% पर। अगर डाइबर प्लस 3% भी लगा ले तो 17% में पहुंच रहा है। 17% पर कौन सा कारखाना लगेगा, किसको रोजगार मिलेगी? तो ये एक बड़े सीरियस इश्यूज है, इसके ऊपर ये देख रहे हैं, बैठकर बात करनी चाहिए। लेकिन सिर्फ ये नहीं है कि आप हुकूमत चलाते रहे, हुकूमत चलाएं लेकिन अगले 15-20-30 साल का सोचें, अपनी फ्यूचर जनरेशन का सोचें। अपना जो आपका डेट जो है, सरप्राइजिंगली हमने फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी डेट लिमिटेशन एक्ट पास किया हुआ है, जिसके अंदर हमारी डेट यानी जो कर्जदार जो है वो 60% हमारी GDP से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वो 75 पर पहुंचे हुए हैं। आपने किसी हुकूमत ने ये सोचा है पिछले 30 सालों की हुकूमतों ने कि ये मैं कर्ज जो लिया था जा रहा हूं इसको मैं वापस किस तरह करूंगा? आप तो हर साल कर्ज लेते हैं कर्ज वापस करने के लिए और सूद देने के लिए, आप किधर तक चलते रहेंगे? होएगा क्या पाकिस्तान का? ये कोई सोच नहीं, कोई एक ख्याली पुलाव भी नहीं किसके दिमाग में, इसको मैं कैसे ठीक किया जाएगा? दिस इज द अनफॉर्चुनेट बात। इसका सिर्फ हल क्या है अनवर साहब? हल सिर्फ ये है कि आप एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन करें जिसके अंदर बिजनेसमैन भी बैठा हो, इंडस्ट्रियल भी बैठा हो, पॉलिटिशियन भी बैठा हो, इकोनॉमिस्ट भी बैठा हो, सब मिलकर 3-4-5 हफ्ता लगाए, 10 दिन लगाए, कंक्लूड दैट आपने फ्यूचर इकोनॉमी किस तरह चलानी और इकोनॉमी पर, मईशत पर सियासत ना करें, क्योंकि इसमें लोगों को रोजगार मिलता है, आगे मुल्क तरक्की करता है। इस पर सियासत करना जुर्म करते हैं अपनी फ्यूचर जनरेशन। ये तो सर जो आप गुफ्तगू कर रही है तो बहुत जबरदस्त है, लेकिन अहमद बिलाल साहब, नुमान साहब जाहिर बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माशाल्लाह 6-7 सेनेटर रहे हैं, वो कह रहे हैं चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें। अफनान साहब की जमात के कायद सदर मौजूदा वज़ीर आज़म जो हैं, जब वो लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, वो उस वक्त भी कह रहे थे चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए। लेकिन आज खान साहब यानी कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे और वो कह रहे थे वो किसी सूरत इस हुकूमत को कबूल करने या मानने के लिए तैयार नहीं। तो सर ये फिर चार्टर ऑफ इकोनॉमी में मामलात आगे कैसे बढ़ सकते हैं, जबकि अब तो हमें डिफरेंट शेड्स ऑफ पॉलिटिकल ओपिनियन के लोग कह रहे हैं कि जी आपको इकोनॉमी पे सियासत नहीं करनी और 15 साल या 20 साल का प्लान बनाए तब जाकर ये जो पहाड़ जैसे मसाले इनसे आप बाहर निकल सकते हैं। लेकिन वो पॉलिटिकल विल कहां से लाई जाए? अहमद साहब जी बहुत शुक्रिया अनवार साहब। देखें ये जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी है ये तो एक नई चीज आपने एग्री करनी है ना जी, और जो चीज एग्री की हुई हैं अब उन पे भी आपको इख्तलाफात हैं। मिसाल के तौर से इलेक्शन कमीशन का तकर्रुर तो आपने दोनों ने सलाह मशवरे से और एग्रीमेंट से किया था ना। आज भी इमरान खान साहब की स्पीच पे बड़े वाशगाफ अल्फाज में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में उन्होंने कहा कि ये जानिबदार हो नहीं रहा, ये हो चुका है। तो अब आप जब सूरत हाल ऐसी हो, जब पार्टियां एक दूसरे को गद्दार समझती हों, मुल्क दुश्मन समझती हों और एक दूसरे को दुश्मन समझती हों, तो फिर तो किसी किस्म का चार्टर नहीं हो सकता और गुफ्तगू भी नहीं हो सकती और सियासत भी नहीं हो सकती और जमहूरियत भी नहीं चल सकती। देखिए जमहूरियत का बुनियादी प्रीमाइस यही है ना कि आप अगर सियासी जमातें एक दूसरे को अपने मुखालिफ समझती हैं जी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू का इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन अगर आप उसको मुल्क दुश्मन समझते हैं कि अगर ये पावर में आ गया तो ये तो मुल्क बर्बाद कर देगा, फिर वहां पे जमहूरियत नहीं चल सकती। ठीक, वो तो फिर इसका मतलब है आप उसको ना उससे गुफ्तगू करेंगे ना उसको कानून साजी कर देंगे और आप उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे। ये तो फिर वो पुराने जमाने की वो जो जंगे हैं, ड्यूल लड़े जाते थे कि एक दूसरे को जब तक उसके जान बाकी है
उसकी जान न जब तक ले ली जाए, जब तक आप जंग लड़ते रहे, तो ये वैसी सूरत हाल हो जाएगी। तो असल में तो ये बात अपने जहन को एक नए निज़ाम से हम आहंग करना है या नहीं करना है। तो अगर नहीं करना है तो फिर आप उस वक्त तक ये जदोजहद जारी रखें जबकि दूसरा फरीक बिल्कुल बर्बाद ना हो जाए और वो ख़त्म ना हो जाए। तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये तजवीज़ जो है बहुत रोमांटिक है और बहुत आइडियलिस्टिक है और बहुत ज़रूरत भी है इसकी, लेकिन ये कैसे मुमकिन होगी? ये तजवीज़ इस वक्त इन हालात में तो प्रैक्टिकल नहीं लगती। ये नुमान साहब, इसका जरूर आप जवाब दीजिएगा, फिर मैं अफनान साहब के पास जाऊंगा, चूंकि ये सजेशन हुकूमती हलकों से आती है। आज आप भी कह रहे हैं, आप पीटीआई से आपका ताल्लुक है और आपने हमेशा जब आप सेनेट में भी थे तो आप कहते थे कि जी इकोनॉमी पे सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन शुमी किस्मत की सियासत ही हमारी सारी इकोनॉमी पे हो रही है। आज भी आप कह रहे हैं कि जी चार्टर हो, खान साहब कह रहे हैं मैं मानने के लिए तैयार नहीं, और वो इन्हें इम्पोर्टेड हुकूमत का ताना देते हैं मुबैना तौर पे, और साथ पे कहते हैं हमारे दौर में आए हुए हम गए थे लेकिन हमने चीज़ें कंट्रोल की। तो सर ये है तो रोमांटिक आइडिया, लेकिन ये काबिल अमल है? अमलियत पसंदी इस पे जरा बताइएगा इसकी नुमान साहब। मेरे ख्याल में बिलाल साहब फिलडेल्ट में ऐसे अदारों को चाहिए कि एक सेमिनार पहले भी मेरे ख्याल में इन्होंने किया था, किसने किया था, सम ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन न्यूट्रल थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशंस, इनको चाहिए कि इस तरह सारे सियासतदान को, एकेडमिया वालों को और पॉलिटिशियंस को साथ बना के बिठाएं, इंडस्ट्रीज को भी बिठाएं साथ, और एक ड्राफ्ट टाइप बनाएं, उस पर वर्क ऑन करना शुरू करें। ठीक, इजराइल के मतलब कि इतनी एंटागनिज्म है सारी पार्टीज के बीच में, मतलब पीटीआई में और बाकी पार्टी जो सारे जमा हो गए, और वो जैसे हम कहते हैं ये तो सारे ही करप्ट हैं। मतलब सारे करप्ट तो खैर नहीं होंगे, नेचुरली कुछ काफी ठीक भी बीच में होंगे, लेकिन यस वेरी हाई परसेंटेज इन्वॉल्व रहे हैं। मतलब जो हमारा जो वर्ड ऑफ माउथ से इधर उधर स्प्रेड करता है कि ये करप्ट है, कोई 10% है कि उसने उधर मारा, कितने घर है बियॉन्ड एसिड से। अब ये क्या, अभी हुकूमत में आए हैं, हुकूमत नैब बिल ने ठीक किया कि नैब बिल ठीक करने आए थे ना, नैब को खत्म करके रख दिया कि नैब पे ये आपने, ये कहाँ का तरीका है कि आपने किसी से रिश्वत दी और किसी ने ली रिश्वत, तो कोई रसीद तो नहीं देता या कोई कैमरा रिकॉर्डिंग तो नहीं होती, ये तो किसी कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर प्रूव ही नहीं हो सकता। और अगर आपने उसको ये कह दिया कि हाँ या आप नैब वाले आकर इसको प्रूव करेंगे किधर से, फिर आप उस नैब लॉ में एक और चीज भी डाल दी, ये डाला कि जी आप अपने पॉलिटिशियन, सेनेटर है, मैंने एमपीए मिनिस्टर है, अपने नाम पर अगर लेगा तो पकड़ा जाएगा, अगर अपने नाम पर नहीं अपनी बीवी के नाम पर ले लेगा, वो जो उसने रिश्वत ली है उसे बीवी के नाम कोई जायदाद लेगा, वो फिर कुछ नहीं है, वो ठीक है। ये क्या बात है, ये क्या लॉ पास किया है? ये नैब लॉ खान साहब ने जिस तरह कहा ना, ये तो एटम बम है पाकिस्तान के ऊपर, जिस हालत में आज ये पास किया गया है विदाउट एनी ऑपोजिशन इन नेशनल असेंबली, वो सेपरेट अपनी जगह, लेकिन ये इस किस्म की चीजें जो है ना कि वो अपनी जगह चलती रहेंगी, लेकिन इकोनॉमी पर तो आपने मईशत तो ठीक करना है। अब सबसे ज्यादा मेरा वरी इस वक्त ये होता है कि ये आप पैसे कैसे वापस करेंगे जो इतना आपने लोन लिया है, या आपकी ग्रोथ किस तरह होगी। ग्रोथ 6% की ग्रोथ थी, इस आगे जो एक्सपेक्टेड है, ये जिस तरह चल रहा है मामला, ये तो 2-3% में हम चलने आने वाले हैं। 2% में आपके रोजगार किसको क्या मिलेगा, बेरोजगारी कितनी हो जाएगी, ये आपने नुकता हम उठाए, इसका मैं जवाब देता हूं अफनान से। अफनान ये बताएगा, ये ग्रोथ आज शौकत तरीन साहब भी कह रहे थे कि आप 2-3% पे आप लोगों ने हदफ 5% रखा है, ये जो आइंदा माली साल का है, इस पे जरूर बताइएगा कि इसको कैसे अचीव किया जाएगा। फिर जो आपने रेवेन्यू का, यानी जो महसूलात का टारगेट बढ़ाकर मान लिया है, जो कि डिमांड थी IMF की, इसका असूल ज़रबत इजाफी टैक्सेस की सूरत में होगा, तो सर बताइएगा इस पे आप प्रैक्टिकल साइड पे क्या कहेंगे, और साथ में नैब लॉस पे जो क्रिटिक आ रहा है पीटीआई की जानिब से, जिसपे अपना हिस्सा डाला है नुमान साहब ने भी, इस पर क्या कहेंगे सर? नुमान साहब, अफनान साहब। देखिए, जो नैब लॉज है उसके अंदर जितनी भी तरमीम की गई हैं जी, वो तरमीम की गई हैं जो कोर्टों ने रिकमेंडेशंस दी थी, डिफरेंट कोर्ट्स ने या इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल ने दी थी। मिसाल के तौर पे दुनिया के तमाम कानून के अंदर ये होता है कि यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। जी, नैब लॉ होता है कि यू आर गिल्टी नाउ यू प्रूव योर इनोसेंस। ये दुनिया में कहीं पे नहीं होता। अच्छा। ये सिर्फ पाकिस्तान में ही था। और खाली ये नहीं, उसके बाद 90 दिन विदाउट बेल आप किसी को भी उठा लें। ये कौन से क्या कहते हैं कानून है? मतलब आप किसी पे भी नैब इल्ज़ाम लगाए और 90 दिन के लिए इसको उठा लें, उसके बाद 90 दिन बाद गए जी वो गलती होगी हमारे, आप आगे चले। और ये ज़्यादातर हो ये रहा था कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है ये आर्म ट्विस्टिंग चल रही थी, ब्लैकमेलिंग चल रही थी बल्कि, और उसके अंदर जो है वो लोग पैसे बना रहे थे। तो जिन्होंने करप्शन खत्म करनी थी, वो करप्शन प्रमोशन का सबसे बड़ा इदारा खुद बन गया था। तो
इसको रोकने के लिए जो है वो हमने एक ये कानून तब्दील किया। फिर बाकी जो मुझे बताया ना 90 दिन की जो मतलब विदाउट वो आपकी बात बिल्कुल सही है। वो तो होता है दुनिया वो तो इन्होंने भी 2019 और 2019 पे जो ऑर्डिनेंस पास किया पीटीआई ने, वो तो उसमें वो भी कर रहे थे और 2021 में भी कर रहे थे कि वो अब कहते हैं इसको बिल्कुल जिसे कहते हैं टुथलेस ऑर्गेनाइजेशन बना दिया है। नहीं देखिए, मैं आपको ये बात बता दूं कि आपकी पूरी ब्यूरोक्रेसी जो है वो काम नहीं करती थी नैब की वजह से। आप ये पूरा मुल्क जो है वो मतलब स्टेलमेट हो गया था। ये कोई मैं ये समझता हूं कि नैब को होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, नैब को आप FIA का ज़िली इदारा बना दें। करप्शन देखें, करप्शन के 6 इदारे बना दें और करप्शन फिर भी मतलब 117वें नंबर पे इनको दिया था हमने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का। जी जी। और 4 साल बाद वो 140वें नंबर पे इमरान खान साहब जो सादिक और अमीन है वो ले गए। 23 मुल्कों से ज्यादा करप्शन होगी पाकिस्तान के अंदर इनके 4 साल के अंदर। ये कोई बात नहीं है कि अगर नैब बिल्कुल ठीक था, ये लोग सादिक और अमीन थे, तो करप्शन कैसे ज्यादा होगी फिर? बात ये है कि आप इदारों पे इदारे बना के करप्शन नहीं रोक सकते। आपके जो एग्जिस्टिंग इदारे हैं उनके आप क्या कहते हैं रूल्स को, उनके कानून को बेहतर करें, उनको ज्यादा बेहतर बजट प्रोवाइड करें, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें। ये काम है करने वाला। ठीक है, ये थोड़ी है कि आप मुझे बताएं ना, इन्होंने 4.5 साल में कितनी, ये कह रहे कितने लोगों को पकड़ा? वो कहते हैं हमने 487 अरब रुपए रिकवर किए। नैब ने रिकवरी, नैब की रिकवरी कम है और इनके खराजात ज्यादा हैं। आपको पता है इस बात का? ये जो रिकवरी कहते हैं ना, ये वो वाली रिकवरी है कि जी हाँ यूं होता तो ये होता तो इतने पैसे बच जाते तो हमने वो भी रिकवर। कौमी खजाने में इन्होंने चंद अरब रुपए जमा कराए हैं टोटल। ये जो इतने लंबे नंबर है, ये जब इनसे ये पूछा गया तो वो एक्चुअल नंबर, वो कहते नहीं वो जमीन थी, वो ये था, वो भाई किधर है? और ये तो एक मैं बता रहा हूँ करप्शन प्रमोशन का ब्यूरो बन गया था। इसने तो प्रमोट किया करप्शन पाकिस्तान के अंदर। ये आप मुझे बताएं, ये आप पैरेलल गवर्नमेंट खड़ी कर दी आपने 4.5 साल, क्या हुआ उसका फायदा मुल्क को? सारी इकोनॉमी को बिठा दिया, सत्यानाश कर दिया पूरे मुल्क का। बात ये, मैं बिल्कुल करप्शन के खिलाफ हूँ, लेकिन करप्शन के नाम के ऊपर सियासत की गई है इस मुल्क के अंदर। करप्शन को कहा गया, करप्शन का नारा लगाया गया है और गोगी और पीरनी साहिबान ने जो है वो अपनी जेबें भर ली हैं। अभी देखे ना, इन्होंने कहा कि मेरी बीवी का, इमरान खान ने कहा मेरी बीवी का एक भी कोई वो नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है। 4 कंपनियों के अंदर शेयर निकल आए उनके, 4 कंपनियों में। वो क्या है? कारोबार नहीं है तो और क्या है? तो अब वो नैब के तहत ट्रायल हो सकता है क्या? तो सर यही तो नौमान साहब जो कह रहे, अब जो कानून में तरमीम की उसके तहत उसका ट्रायल होगा, फिर नैब के दायराकार में आएगा वो चीज, वो जो इल्जाम आप लगा रहे हैं। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि नैब जो है वो तो बिल्कुल एक ऐसा इदारा बन गया है जिसने करप्शन को प्रमोट किया है। करप्शन रोकना तो दूर की बात है। ये लोग तो लोगों से पैसे लेते रहे। आप कहते हैं टेंटेड हो गया है आपके मुताबिक। अगर इन्होंने वाकई करप्शन को रोका होता तो ये हालात इस तरह के पहुंचते ही ना। ठीक है, अहमद साहब के पास जाने दीजिएगा मुझ पास। FIA के कानून को अपडेट करना चाहिए। ठीक है, FIA के कानून को अपडेट कर चाहिए। अहमद बिलाल महमूद साहब, सर आप क्या कहेंगे इस हवाले से? अहमद बिलाल साहब, सर आप क्या कहेंगे? नैब के जो कानून अब लॉ ऑफ द लैंड बन गए हैं, इस पे PTI बहुत सीखपा है और उन्होंने कल ऐलान किया, खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। आप क्या कहेंगे सर, ये नैब में जो तरमीम हुई हैं वो ठीक हुई हैं या गुंजाइश कुछ ज्यादा कर दी गई हैं या कम कर दी गई हैं? आपकी क्या राय इस पे? देखिए, ये पिछले कुछ सालों में नैब ने जिस तरह से अपने आप को ऑपरेट किया है वो नैब की तबाही का बायस बना है। मेरे ख्याल में उन्होंने बहुत एक्सेसिव किस्म की चीजें की हैं, एक्सेसिस की हैं, कमिट मतलब ज्यादतियां की हैं लोगों के साथ। और ये ऐसी ज्यादतियां थी जिनको जाहिर है जिन लोगों को जो मुतासर हुए हैं वो तो इस पे एहतजाज कर रहे थे, लेकिन अदालतों ने भी इसके ऊपर ऑब्जर्वेशंस दी हैं, उसके बारे में सवाल उठाए हैं। और हमारे एक फॉर्मर चीफ जस्टिस ने, जो उस वक्त चीफ जस्टिस थे, उन्होंने एक तकरीर में बिल्कुल इस बात की तरफ इशारा किया है कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का एक टूल बन गया है और ये उसका तासुर बहुत ख़तरनाक है। तो जब इस तरह की किसी इदारे के बारे में तासुरात पैदा हो जाएं और फिर ना आप उसके जवाब में, ना ब्यूरोक्रेसी काम कर रही हो और ताजर भी परेशान हो और मुल्क की इकानमी वैसे ही बर्बाद हो, तो फिर जाहिर है कि उसके ऊपर कुछ ना कुछ तब्दीलियां तो लाना जरूरी होगा। कुछ तब्दीलियां तो अदालतों ने कहा था कि ये बदले, मसलन नैब की प्रोविजन करें, मसलन रिमांड के बारे में सोचें। और कुछ तब्दीलियां ऐसी थी जैसे टैक्सेशन वगैरह की, जो खुद PTI ने भी प्रपोज की थी अपने लॉ के अंदर। अब उन तब्दीलियों के बारे में बहस होनी चाहिए
जो कि नई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो कोलिशन गवर्नमेंट है उसने नई चीजें को लेके आया है, तो उसके लिए बहस करने का फोरम क्या है? वो तो बहस करने का फोरम तो पार्लियामेंट है। ठीक, पार्लियामेंट में वो लोग मौजूद नहीं है जिन पर एतराज है, तो अब जाहिर है फिर अब अदालत फैसला करेगी, अदालत के पास जाएगा और हमें उसका इंतजार करना चाहिए। लेकिन ये फोरम नहीं है अदालत जहां ये ऐसी बातें डिस्कस होती है। अच्छा नुमान साहब, आप इससे सर एग्री करते हैं कि आपके पास एक फोरम मौजूद है, सेनेट पे तो पीटीआई मौजूद है, तमाम असम्बलियों में भी है, 4 सूबाई में, कौमी असम्बली का जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है उसको आप लोगों ने एब्डिकेट कर दिया है, छोड़ दिया है, तो वो तो बेस्ट फोरम था, वहां पर खड़े होकर आप लोग हर मेंबर 130 122 जितने आपके मेंबर हैं, बाकी तो मुनर्रिफ हो गए हैं, वो तकरीरें करते और अपने नुक्ता नज़र को सामने लेकर आते। उस फोरम को आप लोगों ने बिल्कुल ही जिसे कहते हैं बिल्कुल साइडलाइन अपने आप को कर लिया है, वहां से ज्यादा आपकी तवाना आवाज हो जाती है। खैर अब तो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप समझते नहीं कि कोई ऐसा फिर इंडिपेंडेंट इदारा बन जाए या जो इदारे मौजूद हैं उनकी इस्तेदाद-ए-कार को बढ़ा दिया जाए ताकि जो करप्शन है उसका भी तदारक हो सके? देखिए, पहले तो आपने कहा जो हमने नेशनल असेंबली से बाहर निकल गए, वो इसलिए मेन रीजन था कि ये हुकूमत ही, हम इसको एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि ये एक जेन्युइन हुकूमत है जो एक फॉरेन फोर्सेस से इम्पोर्टेड हुकूमत है, उससे आई है, उसको हम एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो अगर हम असेंबली में बैठते हैं तो इन अदर वर्ड वी आर एक्सेप्टिंग कि ये नेशनल, बट यू आर सिटिंग इन सेनेट, यू आर सिटिंग इन केपी, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान। तो आपका वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो नेशनल असेंबली में पास हुआ है ना, सेनेट में तो नहीं हुआ या प्रोविंशियल गवर्नमेंट में तो नहीं हुआ। सर पूरी तो गवर्नमेंट थी ना। वो एक स्टैंड है कि हमने इसलिए वॉकआउट उसका किया। दूसरा, आपने अभी बात की कि बिजनेस का शेयर्स है लोगों के, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, अगर आपके बैंक के अंदर पैसे पड़े हुए हैं या उसके ऊपर इंटरेस्ट आ रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि बैंक में आपका बिजनेस है, आपका बिजनेस और बैंक का बिजनेस, आप बिजनेस कर रहे हैं, या आपके शेयर्स है स्टॉक एक्सचेंज में, आप शेयर्स कर रहे थे, बहुत लोगों ने शेयर्स लिया। इट डज नॉट मीन कि यू आर डूइंग बिजनेस, इसको बिजनेस नहीं कहते। तीसरी चीज मैं आपको बात करता हूँ, व्हाइट क्राइम। आप व्हाइट कॉलर क्राइम की ना दुनिया भर में व्हाइट कॉलर क्राइम का ये होता है कि आपने आकर अगर एक आपने देखते हैं कि आपके एसेट बियॉन्ड योर मीन्स है, आपने घर बनाया, बहुत बड़ा इमारत बनाई, बिल्डिंग बनाया, कुछ किया है और आपकी रिसोर्स है ही नहीं, तो दुनिया भर में ये होता है कि एसेट बियॉन्ड मीन का आपने आकर बताना है कि जब आपको अदालत, एफबीआर या इंटरनल आईआर डिपार्टमेंट जो भी आपको बुलाता है, महकमा बुलाता है, उधर आप आकर प्रूव करना है कि पैसे मेरे पास क्या है। मैं वो भी आपको बताना चाहता हूँ, आपको सऊदी मॉडल और चाइनीज मॉडल भी पता होना चाहिए करप्शन क्या है। सऊदी मॉडल ये था कि उनके सारे प्रिंस जो थे उनको पकड़कर 5 स्टार होटल में बंद किया, जब तक उन्होंने पैसा नहीं दिया उनको छोड़ा नहीं। चाइनीज मॉडल ये, आप करप्शन करें तो आपको उल्टा लटकाकर फांसी देकर सर काट देते हैं आपका, ये चाइनीज मॉडल। तो ये 3 साल 8 महीने आपने कोई मॉडल अडॉप्ट ही नहीं किया जब हुक्मरान थे। ये काश, मेरा तो बड़ा शौक है कि ये मॉडल अडॉप्ट हो जाता। नहीं तो अब तो आप अपोजिशन में, अब आप शौक जो है सर वो तो फिर अब ये शौक तो दिल में ही रह गया ना। मैं ये कहता हूँ कि ये चीज जो है ना, ये सऊदी मॉडल या चाइनीज मॉडल हम अप्रिशिएट कर सकते हैं, लेकिन हमारे ऐसे मुल्क के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल है। वो तो एक ऐसी हुकूमतें है ना जो एक चाइना में भी सिंगल पार्टी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एक ही पार्टी चला रही। सऊदी में भी जो चीजें, दे आर वेरी लकी, चाइनीज आर वेरी लकी, वो तो इस किस्म का गवर्नमेंट है जो अपना करप्शन को खत्म करने की सख्त मेजर्स लेते हैं। हमारे मुल्क में जो थोड़ा बहुत नैब सख्त मेजर ले रहा था, बेशक आप ठीक करते हैं कि वैसे नुमान साहब आप सिद्ध के दिल से बताए, जितने हाई प्रोफाइल केसेस थे एसेट बियॉन्ड मींस, उस पे एक का भी कोई फैसला हो सका इस पूरे अरसे में? ना, बिल्कुल। तो क्या कारकर्दगी है? 0/0 ही हुई ना सर। हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर आपने जैसे कहते हैं ना, यू टू प्रूव हिम गिल्टी तो कर ही नहीं सकते हो। वो अगर आकर कहता है कि मेरे घर ये बाहर मुल्क में मेरे घर है, या वो हम उसको नहीं प्रूव कर सकते। वो अगर डिटेल्स नहीं देता, अदालत से आकर भाग जाते हैं, तो हम क्या सकते। ये व्हाइट कॉलर क्राइम प्रूव करना बहुत मुश्किल काम है, बियॉन्ड डाउट प्रूव करना बहुत मुश्किल काम है। इसका काम है, इसके अंदर सिर्फ ये है कि अगर आपने बियॉन्ड योर मीन एसेट जो है उसका आपने आकर बताना है कि पैसे किधर से है, तो फिर ये चलेगा। अभी जो आपने कर दिया ना, आप कहते हैं बिजनेस कम्युनिटी से तंग थी, कोई बिजनेस कम्युनिटी तंग नहीं थी। तंग थी सर, खान साहब ने अपनी तकरीर में कहा था जब वो प्राइम मिनिस्टर थे कराची में, उन्होंने कहा जी बिजनेस कम्युनिटी जो है वो बहुत तंग है, हमने इनके जो है वो पर कुतर दिए हैं। ये तो बड़ा मशहूर उनके बयान था जब वो पीएम थे। मैं आपको बताता हूँ,
आपका जो पाकिस्तान में जो सीधी सीधी बात करते हैं, पाकिस्तान के अंदर आपका जो जितना भी बिजनेस होता है कोई 100% टैक्सेस नहीं दे रहा होता है, हार्डली कोई 2-3% होंगे जो सबको एग्जैक्ट सब कुछ ठीक दे रहा होता है। मल्टीनेशनल बार होंगे वो ठीक करते होंगे, सही। वहां से पार्टी तो करते ही नहीं होंगे, सारा कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ कर रहे होते हैं। अगर वो जो थोड़ा बहुत कुछ ज्यादा कर रहे होते हैं, कोई 2-4-5% चुरा रहे होते हैं टैक्स, कोई ज्यादा चुरा रहे होते हैं, जो ज्यादा चुरा रहे थे उनको जो पकड़ते हैं तो वो चीखते हैं। अब चीखते हैं तो वो चीज है जब नैब वाला आपको, या नैब या कोई इदारा भी आपको पकड़ता है तो आप उसको शोर करते हैं, वो शोर जो है ना वो ज्यादा नॉइज लेवल उसका बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, कंपेयर टू 90% वो लोग जो नहीं कर रहे, जो थोड़ा बहुत कर रहे हैं उसको आंखें बंद करें उसके ऊपर। ठीक तो सर, वो हमारी ये जो मसाइल तो है, है, ये तो मैं आपसे एग्री करता हूँ, मसाइल है, लेकिन जाहिर बात है आप तो अपने परफॉर्मेंस चार्ट से जांचे जाते हैं। बार का एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद आऊंगा तो सेंट्रल साहब से पूछूंगा कि वो सऊदी या चाइनीज जो अकाउंटेबिलिटी मॉडल है उस हवाले से उनकी क्या राय है। नुमान वजीर साहब तो उनके बड़े मोतरफ हैं और यही सवाल हम अहमद बिलाल महबूब साहब से भी करेंगे। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं। प्रोग्राम दस्तक देखते रहिए, वक्फा ले लीजिए। सीनियर सहाफी जाहिद फारूक मलिक की ज़ेरे इदारत जुड़वा शहरों से शाया होने वाला पहला मुकम्मल मकामी अखबार रोजनामा मेट्रो वॉच कामयाबी के मुसलसल 11 साल पूरे कर रहा है। रोजनामा मेट्रो वॉच आपको न सिर्फ मकामी, सियासी, तिजारती, खेलों की खबरों से आगाह रखता है बल्कि मुल्की और बैनुल-अक़वामी खबरें भी तरजीही बुनियादों पर छापता है। आज ही अपने हॉकर से अपनी कॉपी सब्सक्राइब करवाएं, जबकि दौरे जदीद के ऐन तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप मेट्रो वॉच को यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर समेत इसकी वेबसाइट www.metrowatch.com.pk पर भी विजिट कर सकते हैं। Known for its quality and quickest turnaround time, TAT, at affordable cost in medical diagnostics across Pakistan, IDC has launched a one-of-its-kind high-speed total lab automation solution from Roche Switzerland and Sysmex Japan. This is a new era of evolution. IDC has taken a quantum leap with the installation of this TLA system from Roche, which marks its vision for excellence in healthcare. जी वेलकम बैक व्यूअर्स। हम गुफ्तगू कर रहे हैं जो मुआशी फ्रंट पे और साथ में नैब लॉज जो अब लॉ ऑफ द लैंड बन गया है उस पर मुख्तलिफ आरा पर मबनी गुफ्तगू चल रही है। अफनान साहब, सर आप क्या कहेंगे? सऊदी मॉडल और चाइनीज़ मॉडल की मिसालें दी हैं नुमान साहब ने, और उन्होंने कहा है कि वाइट कॉलर क्राइम को पकड़ना बहुत मुश्किल है और पाकिस्तान में जिस तरह की कवानीन है, और उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि नैब एसिड बियॉन्ड मीन्स में कोई हाई प्रोफाइल केस में कामयाबी हासिल नहीं कर पाई। क्या कहेंगे सेनेटर साहब आप? देखें, बात ये है कि ये इस दुनिया के अंदर बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे वाइट कॉलर क्राइम को पकड़ा जाता है। मतलब ये मतलब कि दुनिया, अमेरिका में पकड़ा जाता है, बरतानिया में पकड़ा जाता है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में पकड़ा जाता है, इवन जो बहुत सारी ऐसी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे पकड़ा जाता है। ऐसे बहुत सारे मुल्क हैं जहाँ पे जो है वो मतलब कि जो करप्शन के अंदर हाई प्रोफाइल केसेस हुए हैं और लोग पकड़े गए। तो ये कह देना कि जी वाइट कॉलर में नहीं पकड़ा जाता, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। और जहाँ तक बात रहेगी ये जो मॉडल्स बता रहे हैं जिन मुल्कों के, ये तो देखें बात ये है कि मतलब कि ये है कि हम अपने मुखालफीन को, क्योंकि हम उनको वैसे तो हम कुछ कर नहीं सकते सियासी तौर पे, उनको हम ख़त्म करना चाहते हैं, तो हम उनको जो है एक तरीका ये है कि हम ये एक मॉडल पकड़ लें और हम अपने मुखालफीन को उड़ा दें, और अपने मुखालफीन को उड़ा दें और अपनी करप्शन को प्रमोट करें। मतलब आप ये देखें कि इमरान खान साहब जो है वो सारे दुनिया को बुरा भला कहते रहे, करप्शन करप्शन है। मैंने अभी बताया, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहता है इमरान खान चोर है, मैं नहीं कह रहा। 23 मुल्कों से ज्यादा करप्शन जो है बढ़ गई पिछले क्या कहते हैं 4 साल के अंदर। कैसे हो गया? इमरान खान ने अभी बोला कि मेरी बीवी का कोई पूरी दुनिया में कारोबार नहीं है। 4 कंपनियां निकल आई, प्रॉपर्टी की निकल आई, फूड की निकल आई, डेयरी की निकल आई। कैसे निकल आई भाई? बात ये है कि मुनाफकत जो है ना, ये इस वक्त सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का मुनाफकत है। जो चोर है वो शोर मचा रहे हैं। आपने कानून बनाए, आप कानून सही बनाएंगे, क्यों नहीं पकड़ा जाएगा वाइट कॉलर क्राइम? अच्छा, आप कानून बनाते नहीं है तो जो अब आपने कानून में तरमीम की है उससे पकड़ हो जाएगी। इस तरह की
जो अब आपने कवानीन में तरमीम की है उससे ये पकड़ हो जाएगी? देखिए मेरा ये ख्याल है, मेरा अब ये ज़ाती ख्याल है, मेरा ये ख्याल है कि नैब को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए था। इस इदारे का कोई फ़ायदा नहीं है, ये सिर्फ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का और करप्शन की प्रमोशन का ब्यूरो है। फिर क्यों नहीं इसके खत्म अलावा किया? इसने आज तक कुछ किया ही नहीं है। फिर क्यों नहीं खत्म आप किया? FIA को स्ट्रेंथन करें, उसके कानून को अपडेट करें, उनकी प्रोसिक्यूशन को बेहतर करें, उनकी ह्यूमन रिसोर्स को बेहतर करें। ये काम मेरे नज़दीक करने वाला है। बाकी इस तरह के देखेंगे, हमने एंटी करप्शन भी है, FIA भी है, नैब भी है, और पता नहीं 50,000 चीजें करप्शन। फिर भी इमरान खान के दौर में और तेजी से बढ़नी शुरू हो गई। अच्छा, ये जिसने करप्शन का नारा लगा के मुल्क में आया था। ओके, तो अब आप मुझे खुद बताएं ना सर, क्या किया जा सकता है? हाँ, ये मैं जवाब लूंगा इसका नुमान साहब, लेकिन मैं अहमद साहब आपसे सर जानता हूँ, FIA तो हमेशा से मौजूद है ना, एंटी करप्शन बॉडीज भी हैं, और दूसरा आपने बड़े से डायलॉग कराए होंगे, ये कोई यूटोपियन कॉन्सेप्ट है कि करप्शन से पाक मुआशरा, या पाकिस्तान में बहुत ज्यादा करप्शन है, या ये परसेप्शन है कि बहुत ज्यादा करप्शन है? मैं आपसे जानना चाहूंगा आपका एनालिसिस क्या है, क्योंकि जैसे अफनान कह रहे हैं, ये तो PTI का, तो खान साहब तो आज भी कहते हैं कि जी एहतिसाब उनका नारा है, वो 26 साल से इसी चीज़ की जो है वो सियासत कर रहे थे, और उन्होंने अपनी जमात का नाम ही इसलिए इंसाफ रखा था, तहरीक इंसाफ। तो आपसे मैं जानना चाहूँगा असल हकीकत क्या है अहमद साहब? देखिए अनवार साहब, ये तो करप्शन तो है। अच्छा, और करप्शन से पाक तो शायद मुश्किल ही है, क्योंकि मुल्क को हमारे पास नापने का जो एक तरीका है वो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ही है, CPI, ठीक। जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हर साल उस पर स्कोर भी देती है और रैंकिंग भी करती है। अब एक बड़ा मेरा ख्याल ये है कि हमारे यहाँ ये जो करप्शन है इसका हम जिक्र बार बार, एक तो खैर है भी सही और उसको ख़त्म करने की कोशिश भी होती रहनी चाहिए, लेकिन हम जो बार बार इसका जिक्र करते हैं और बहुत ज़्यादा जिक्र करते हैं, उसका मकसद पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होता है। अच्छा, हम अपने मुखालफिन को उसके आड़ में उनको जकड़ना चाहते हैं, क्योंकि आप देखिए ये एग्जैजरेटेड मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप बांग्लादेश पे आप गौर फरमाएं तो CPI के लिहाज से पिछले कई सालों से बांग्लादेश हमसे तो बहुत ज्यादा करप्ट मुल्क है। अच्छा, और हमसे कहीं ज्यादा बेहतर तरक्की कर रहा है। उसकी अब पर कैपिटा इनकम जो है वो पाकिस्तान और इंडिया से भी ज्यादा हो गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो मतलब ये है कि करप्शन है भी सही, तो इसके बावजूद आप डेवलप कर सकते हैं, आप तरक्की कर सकते हैं अगर आपके इकोनॉमिक मैनेजर्स को कॉम्पिटेंट हो। अब हमारे यहाँ मसला ये है कि एक तो करप्शन की बात भी करते हैं, करप्शन भी करते हैं, और उसके साथ साथ हमारी मैनेजमेंट भी बहुत पुअर है। एक तो ये मैं बात करना चाहता हूँ कि ये एक हाईली एग्जैजरेटेड है। हम इसकी आड़ में शायद अपनी तसल्ली देते हैं कि करप्शन की वजह से कुछ नहीं हो रहा, वरना हम तो बहुत अच्छे लोग थे, हम बहुत कॉम्पिटेंट लोग थे। मेरे ख्याल कॉम्पिटेंट भी नहीं है, नॉट गुड इकोनॉमिक कॉम्पिटेंट मैनेजर्स। दूसरी गुजारिश ये है कि ये जो बातें हो रही ना सऊदी अरब की और दूसरे मुल्कों के चाइना जी, अब देखिए उसके लिए तो जरूरी है कि हम अपने मुल्क में या तो बादशाहत ले आए। अब हमारे यहाँ तो बादशाहत नहीं है, तो उसके लिए जरूरी है कि पहले बादशाहत ले आए, जो वो फैसला करे उसी को कानून समझा जाए, और जिसको वो कह दे ये करप्ट है और उसको चाहे वो बंद कर दे। ये निज़ाम आपको उस सूरत में ही हो सकता है जब आप ये काम करेंगे। तो मुझे तो ये निज़ाम मंजूर नहीं है, और इस तरह का निज़ाम इससे मिलता जुलता हम पाकिस्तान में 2-3 दफा ट्राई कर चुके हैं ना जी। हमारे यहाँ मार्शल लॉ जो लगे हैं उसमें यही होता है ना कि जो आदमी उस वक्त मार्शल लॉ के जरिए से ऊपर बैठता है वो लॉ गिवर होता है, वो कानून खुद देता है। अयूब खान साहब ने भी ये जो आइन था 1962 का वो खुद दिया था जी, तो वो किसी ने बनाया नहीं था। तो वो हमारे यहाँ तजर्बा हो चुका है। याह्या खान साहब का भी मार्शल लॉ लगा, और फिर उसके बाद ज़ियाउल हक साहब का भी मार्शल लॉ लगा, और फिर मुशर्रफ साहब का भी मार्शल लॉ लगा, 2 दफ़ा लगा। तो क्या उसके नतीजे में वो तब्दीलियाँ वो रिफॉर्म्स आ गई जिसका ख्वाब हम देखते हैं कि वो सऊदी अरब जैसे मुल्कों में और चाइना जैसे मुल्कों में वो हुआ, वो निज़ाम ठीक हो गया। और निज़ाम तो ठीक फिर भी नहीं हुआ, चाइना में भी बहुत तशवीश पाई जाती है। अभी उनके जो डिस्कशन और डिबेट्स हैं उनके अंदर चाइना में फिर वो करप्शन की बहुत तशवीश पाई जाती है बावजूद इन ड्रैकोनियन सजाओं के। तो मेरे ख्याल में वो हल नहीं है। जिन माशरों के अंदर ये करप्शन ख़त्म हुई है, जैसे अफगान साहब ने भी मगरब के कुछ मुल्कों का हवाला दिया है, तो वहाँ गर्दन तो नहीं काटी गई, वहाँ तो
ईमानदारी के साथ आप किसी को प्रोसिक्यूट करते हैं, उसको आप सजा देते हैं, वो इबरत बन जाती है दूसरों के लिए। तो हमने वो काम तो किया नहीं। हमने ये देखिए, आप कह रहे थे ना FIA मौजूद है, FIA बिल्कुल मौजूद थी जी। और हमने नैब इसलिए बनाया कि FIA बराह रास्त हुकूमत के मातहत है। यस। तो हम एक नैब बना लें जो हुकूमत के इन्फ्लुएंस से आज़ाद हो। उसका चेयरमैन जो है वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और वज़ीर आज़म दोनों मिलके अपने मशवरे से बामी रजामंदी से लगाएं, ताकि वो कोई ऐसा आदमी लगे जो किसी हुकूमत का आला कार न बने। ठीक। लेकिन वो भी फेल हो गया है। तो अब हमें, मेरे ख्याल में, मेरी राय तो ये है कि ये जो निज़ाम आप बनाते हैं, इसको अगर आप कोई उसके अंदर पॉलिटिकल फायदा उठाने की कोशिश ना करें और चलने दें कुछ अर्सा, तो ये कुछ रिजल्ट शायद दे सकता है। ठीक, रिजल्ट दे सकता है। नुमान साहब, सर आप इस हवाले से बताइएगा, एग्जेजरेटेड है, कोई ज्यादा मुबालगा राय इसमें की जाती है कि पाकिस्तान में बहुत करप्शन है, लूट कूट के सब खा गए, और बेसिकली इसका मकसद ये होता है कि अपने सियासी मुखालफिन को जो है वो इस्तेसाब के कटहरे में लेकर आना या खड़ा करना। और दूसरा, जो बांग्लादेश की एग्जाम्पल दी कि वहाँ पर करप्शन जो परसेप्शन इंडेक्स हमसे कहीं ज़्यादा है, लेकिन उनके फॉरेन रिजर्व्स ही वावा हैं, 45 अरब डॉलर या से ज़्यादा, और पर कैपिटा इनकम भी ज़्यादा है। तो ये तो कोई बहाना नहीं है कारकर्दगी न दिखाने का। अहमद बिलाल साहब ने ये तो स्टार्क रियलिटी बताई है, ये तो इनकॉम्पिटेंस को भी जाहिर करता है। देखिए, सबसे पहले तो ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है। परसेप्शन मतलब के ख्याल, अंदाजा है। इट्स नॉट अ वेरी एक्यूरेट दिस थिंग इज जी करप्शन तो इस परसेप्शन है। और ये परसेप्शन नंबर 1। नंबर 2 बात कि मैं आपको अपनी बात बताता हूँ कि मैं लाहौर के अंदर 8 साल पहले एक स्टील यूनिट लगा रहे थे, और वो बिजली का कनेक्शन लेने के लिए उन्होंने हमारे स्टाफ को कहा कि 5 करोड़ रुपए मांगे। 8 साल पहले की बात। 5 करोड़ कि बिजली का इंडस्ट्रियल B3 कनेक्शन के लिए। B3 मतलब बड़ा कनेक्शन होता है, लेकिन B3 कनेक्शन के 5 ये अपनी जगह करप्शन जनरली। खैर, हमने एक पैसा भी नहीं दिया, हमने कहा हमारा राइट हो गया, सारा कुछ हो गया। लेकिन मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, करप्शन जहां ज्यादा कहाँ होती है, वो उस जगह होती है जहां आप कानून तोड़ रहे होते हैं। यहाँ आप अपना कोई कानून तोड़ा है, उसका अपना बचने के लिए आप पैसा दे रहे हैं, या आपके टैक्स है, या सेल टैक्स है, या गैस की चोरी या बिजली की चोरी कर रहे हैं, आप क्राइम कमिट करते हैं, उसको कवर करने के लिए आप पैसा दे रहे होते हैं। तो बेसिकली गलती इधर से शुरू हो जाती है। तीसरी, मैं आपको फाइनल बात क्या बताना चाहता हूँ कि 4-5 साल पहले मैं US से आ रहा था, वर्ल्ड बैंक के किसी उस पर गया हुआ था, फर्स्ट क्लास में इसलिए ट्रेवल कर रहा था। वो मेरे साथ कोई इंडियन बैठा था, वो फोर्जिंग, दुनिया का सबसे बड़ा फोर्जिंग स्टील बनाने का एक इंडस्ट्री होती है, उसका था। उसने मेरे से पूछा कि आपके मुल्क में करप्शन कितनी है। मैंने कहा चलो इतनी ज्यादा तो नहीं, हमारे KPK में तो बहुत ही थोड़ी है। उसने कहा फिर तो आप तरक्की नहीं कर सकते। क्या मतलब? कहता है अभी करप्शन नहीं तो आप तरक्की नहीं कर सकते। मैं बड़े सोच में पड़ गया, ये इसने क्या बोला। लेकिन टू ऑल ऑनेस्टी, करप्शन सारे मुल्कों में होती है, थोड़े लेवल तक होती है तो ओके, लेकिन इसको इतना बड़ा इशू बना देना कि आपने करप्शन को खत्म करेंगे तो आप तरक्की करेंगे, इट शुड नॉट बी मेड दैट बिग एन इशू। लेकिन ये अदारे, तो ये तो नैब जैसे आपकी जमात के सरबराह सबसे ज्यादा इस इशू को एजिटेट करते हैं सर। नहीं, वो क्योंकि है पाकिस्तान के, देखिए ना, पाकिस्तान के अंदर इल्स तो बहुत ज्यादा है। अभी आप खुद कह रहे हैं कि जो भारत का इतना बड़ा बिजनेसमैन है, जो कह रहा था कि जी करप्शन जो है अगर बिल्कुल नहीं होगी तो मुल्क तरक्की कैसे करेगा, आप खुद तो शेयर कर रही है बात। नहीं, मैं तो आपको जो फैक्चुअल बात है बताइए, लेकिन जितना आप इसको फिर भी कुछ लिमिट्स पे रखना है ना। ये नहीं कि लोग नाजायज आकर आपको करना शुरू कर, एक आदमी सब कुछ ठीक कर रहा है उसको तंग। मैं ऑनेस्टली अपनी बात कहता हूँ, मेरा कोई 38 अरब रुपए का कंपनी का टर्नओवर, 38-40 अरब का टर्नओवर होता है। पिछले 15 सालों में मुझे एक दिन भी याद नहीं कि पैसा किसी ने दिया या किसी ने मांगा हमसे। जबरदस्त, ये तो अच्छा, बहुत अच्छा रिकॉर्ड है आपका। सही काम करते हैं ना, और मैं सारे पाकिस्तानियों को कहता हूँ, बिजनेसमैन को कहता हूँ, कोई गलत काम करने की जरूरत नहीं। हक हलाल की कमाओ, डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में चलो, आराम से रात को सो, बेफिक्र किसी डरने की जरूरत ही नहीं है। कोई करप्शन कोई नहीं करेगा। अहमद बिलाल साहब, ये तो जबरदस्त हमारी एग्जाम्पल है जो नुमान साहब ने अपने पर्सनल एग्जाम्पल दी है, आप क्या कहेंगे? और एक इंडियन के साथ जो इनके साथ सफर कर रहा था उसके हवाले से भी जो बात बताई है, सर क्या कहेंगे इस पे, क्या कमेंट्स है अहमद बिलाल साहब? नहीं, ये ठीक फरमा रहे हैं कि जहाँ पे माशरों के अंदर अचानक तेजी से तरक्की होती है, वहाँ पे ये करप्शन का फिनोमेना भी अपनी जगह मौजूद होता है।
और उसके बारे में मुबालगा आराई करना और ये कहना कि जब तक ये ख़त्म नहीं होगी, अभी आपके जो बहुत मारूफ इकोनॉमिस्ट हैं जिनको इमरान खान साहब ने बड़ी फैन फेयर के साथ इकोनॉमिक एडवाइज़र भी बनाया था, फिर उनको बाद में हटाना पड़ गया कुछ दबाव के ऊपर, तो उन्होंने ये बात कही थी कि ये जो करप्शन है ये बड़ा इशू नहीं है, नंबर 1 इशू इनकॉम्पिटेंस है। यस, करप्शन जो है बाद में आती है। तो अब देखना, ये ऐसे मुल्क में जहां जिसके मुतल्लिक ये कहा जाता है कि यहाँ बहुत करप्शन है, उसमें नौमान वजीर साहब जो है माशाल्लाह वो इतना बिजनेस कर रहे हैं और इनसे पैसों को मांगता है ना, ये किसी को देते हैं और सुकून की नींद सोते हैं, तो इसका मतलब है ये मुमकिन है ना। होता ही है, कोई बिजनेसमैन अपनी प्रॉफिट को बहुत मैक्सिमाइज करने के लिए या चीज़ों को बहुत जल्दी करने के लिए किसी को ग्रेटिफाई करना चाहता है तो वो तो बात अलग है, लेकिन अगर आप ईमानदारी के साथ बिजनेस करना चाहें तो नवाज वजीर साहब की बात से तो मुझे लग रहा है कि ये मुमकिन है। मैं चाहूंगा बिल्कुल मुमकिनात में अफनान साहब भी जो कि आईटी के बिजनेस में, उनसे मैं जानना चाहूंगा, अफनान साहब आप क्या कहेंगे सर? ये ज्यादा जैसे नुमान साहब ने बताया और अहमद बिलाल साहब कह रहे हैं, योर थॉट्स एंड कमेंट्स कि ये बहुत इनकम्पिटेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा मसला है या करप्शन बड़ा मसला है? लास्ट वर्ड। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इनकॉम्पिटेंस जो है वो बहुत आगे है प्रॉब्लम करप्शन के, अगर आप उसमें पर्सपेक्टिव में रखें। इनकॉम्पिटेंस का अगर इशू रिजॉल्व हो जाएगा तो जो करप्शन वाला मामला है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। करप्शन बिल्कुल ख़त्म नहीं होगी, लेकिन ये करप्शन भी एक प्रॉब्लम है, इसमें भी कोई शक नहीं है। अच्छा, तो मैं, जैसे आपने कहा, ठीक कह रहे हैं, मैं बिल्कुल आईटी का बिजनेस करता हूँ और आप बिल्कुल वाइड बिजनेस भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि मैं नहीं काम कर पाता क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पे करप्शन का एलिमेंट भी है। तो ज़ाहिर लेकिन ये नहीं है कि हर चीज़ हर जगह ही मतलब कि कुछ हो ही नहीं सकता। तो आप मतलब कि काम कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर बगैर करप्शन किए हुए, लेकिन अगर हुकूमती एतबार से देखा जाए तो इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे मुल्क के अंदर इनकॉम्पिटेंस का ज़्यादा प्रॉब्लम है। हमारे मुल्क में ऐसे लोग मतलब कि जिनको मतलब प्राइमरी स्कूल नहीं चलाना आता, वो उनको हमने वज़ीर आला पंजाब लगा दिया उस्मान बाजार साहब को। तो ज़ाहिर है फिर आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि क्या होगा मुल्क के अंदर? फिर तबाह बर्बादी होगी और तबाह बर्बादी ही हुई है। ठीक, सही, इंपॉर्टेंट आपने बात की, लेकिन वी हैड अ गुड डिस्कशन। मेरा वक्त खत्म हो जाता है। सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब बहुत शुक्रिया, सेनेटर नुमान वजीर खटक साहब थैंक यू सो वेरी मच, और अहमद बूब साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि एट दिस आवर आपने हमें लाइव ज्वाइन किया। व्यूअर्स, अहम नुक्ता यह है कि हमारा मसला नाअहली है, इनकॉम्पिटेंस है, करप्शन है, दोनों पाई जाती हैं, लेकिन इस गुफ्तगू में जो बात सामने आई वो ये है कि अगर आप इनकॉम्पिटेंस के मामले को हल कर लें तो करप्शन को भी आप अवॉइड करके आगे निकल सकते हैं। बगैर करप्शन के मुआशरा शायद पूरी दुनिया में कोई नहीं है। रियासत मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल अपने सामने है, वो करप्शन से बिल्कुल पाक मुआशरा और रियासत थी। बारकैफ अगर हम इस तमाम करप्शन को भी कम करने की कोशिश करें, ख़त्म करना शायद नामुमकिनात में से है, लेकिन कॉम्पिटेंसी को इम्प्रूव करें तो पाकिस्तान के बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। एंड वी कैन डू आवर बिजनेस विद कॉम्पिटेंसी और उस पर तरक्की हो सकती है। उस हवाले से मिसालें भी आज के प्रोग्राम में आई। आज के लिए यही कुछ। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में जो मुआशी फ्रंट पे मजीद और कौन सी खुशखबरियाँ आती हैं, उसके लिए अब आपको वक्तन फ़वक्तन आगाह करते रहेंगे इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से। एंड आफ्टर तक लिए मुझे सैयद अनवारुल हसन और पूरे प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।